हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया। आज इस टॉपिक 2 का सब टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए। मुश्किल से 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि उतने में ही सारा कुछ कवर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे, उनके बीच में हमने फोर्स निकाला। एक कोई पॉइंट चार्ज था, उसके चारों ओर हमने क्या निकाला, फील्ड निकाला। ठीक है, अभी हमारा ये काम था। फिर हमने एक डाइपोल ले लिया, उसकी वजह से फील्ड निकाला। एक बार एक्सिस पॉइंट पे निकाला और एक बार कहाँ निकाला, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला। अब हम क्या करेंगे कि हमें चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं दिए होंगे, हमें क्या दिया होगा, एक कंटिन्यूअस चार्ज कोई बॉडी दी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें बॉडी मान लिया दी गई है, एक कोई वायर दिया गया है। ठीक, जिसपे हमने क्या दे दिया, प्लस चार्ज दे दिया। ये वायर जो है, इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, इसके बाद में हमें एक शीट दे दी गई है। ठीक है, एक ये शीट दे दी गई और इस शीट पे हमें क्या दे दिया गया, चार्ज दे दिया गया। इसके बाद में हमें कोई एक ऐसा सरफेस दे दिया गया जिसके बाद अंदर वॉल्यूम होगा। सपोज ये स्फेरिकल कोई सरफेस दे दिया गया और इस पे हमें चार्ज क्या दे दिया गया, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया वो क्या दिया गया, पॉजिटिव दिया गया। तो सबसे आसान भाषा में अगर हम कहें तो मान लिया इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है। इसका जो एरिया है वो क्या है, ए है। और इसका जो वॉल्यूम क्या है वो है वी। ये हो गया एरिया ए और ये हो गई लेंथ एल। ठीक है, लेंथ एल। अब इस लेंथ पे हमने दिया क्या है, चार्ज। इस एरिया पे हमने दिया क्या है, चार्ज। इस वॉल्यूम पे हमने दिया क्या है, चार्ज। तो समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि अगर हमने इस पे चार्ज दिया है तो इसको बोलेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। वायर पे दिया ना, तो इसको बोलेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज गिवन ऑन लेंथ। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर। इसके बाद में ये क्योंकि हमने सरफेस पे दिया है तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इसको हम किससे नोट करेंगे, सिग्मा से। तो चार्ज हमने किसको दिया है, सरफेस को दिया है, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब वो ए तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी हो सकता है और ए आपका एरिया, जैसे कोई सर्कुलर सरफेस है तो पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है। अगर स्फेरिकल सरफेस है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो सकता है। इसके बाद में इसको लास्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको नोट करेंगे किससे, रो से। इसको क्या बोलेंगे, रो। चार्ज दिया है किस पे, वॉल्यूम पे। तो इसका यूनिट क्या था, कूलाम पर मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमको 3 चार्ज डेंसिटीज हमें मिली। तो वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बेटा अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज, जैसे मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर निकलेंगी, बाहर। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और कहाँ खत्म होती हैं, इन्फिनिटी पे खत्म होती हैं। ठीक है, नेगेटिव होगा तो इन्फिनिटी से आएंगे और इस पे आके नेगेटिव पे आके खत्म हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम इस, ये क्या हो गया, ये इसका एक तरह से क्षेत्र हो गया, ये इसकी फील्ड हो गई। अब अगर हम इस फील्ड में कोई एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाएं, ठीक है, इसकी फील्ड में अगर कोई हम हाइपोथेटिकल सरफेस बनाएं तो अभी इस हाइपोथेटिकल सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी उनका नंबर, जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी उनका नंबर जो होगा, उसके नंबर को काउंट कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसका और भी तरीका है। एक तरीका क्या 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 किस किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं फ्लक्स को। ऐसा कुछ करें कि इस
इस हाइपोथेटिकल सरफेस से और ज्यादा लाइंस निकले। तो पहला तरीका है कि हम इस पे इसका जो चार्ज है ये Q, इस चार्ज को बढ़ा दें तो फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम इसके एरिया को बढ़ा दें, है ना, जैसे अगर हम इतना एरिया ले लें, ठीक है, अगर एरिया बढ़ा देंगे तो भी फ्लक्स क्या होगा, एरिया बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा दो तरीके हो गए, एक तो हमने क्यू बढ़ा दिया तो फ्लक्स बढ़ गया, और दूसरा हमने एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स बढ़ गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, कि आप उसको किसी सरफेस को किसी चार्ज के फील्ड में कैसे रखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। उसको समझने से पहले हम एक वेक्टर समझेंगे जिसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। मतलब जैसे ये सरफेस है और इसको चार्ज दे रखा है, ठीक, कौन सा चार्ज दे रखा है हमने, प्लस, और इस पे अगर हम एरिया वेक्टर निकालें तो वो हर जगह कैसा होगा, इस तरह से, ये एरिया वेक्टर होगा। ये जो होगा एक सेकंड, इस तरह से, ये तुम्हारा जो होगा, ये तुम्हारा एन कैप या ए कैप भी तुम्हारी बुक में मिल सकता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है सरफेस, तो इसका जो फील्ड होगा बच्चा वो किधर होगा, इसका फील्ड जो होगा वो भी कैसा होगा, ये फील्ड होगा इस तरह से, हर एक पॉइंट पे होगा यहां पे। अब आप देख सकते हो कि जो ये सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के कैसा है, पैरेलल है। मतलब जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कोई फील्ड इस तरह से है, कोई फील्ड इस तरह से है, मतलब प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो फील्ड की डायरेक्शन जो हो गई वो प्लस टू माइनस हो गई। ठीक है, और ये इसकी फील्ड लाइंस है। अब अगर हम कोई सरफेस ऐसे ले लें, ये हमने हाइपोथेटिकल सरफेस ले लिया। अब इस हाइपोथेटिकल सरफेस से जो भी लाइंस गुजरेंगी वो क्या होंगी, जो लाइंस इस हाइपोथेटिकल सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी वो उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। मैंने तुम्हें बताया कि अगर क्यू बढ़ा, चार्ज की मात्रा बढ़ा देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस स्लाइड में बताया हुआ है, इधर देखना। और अगर एरिया बढ़ा देंगे तब भी फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम है ओरिएंटेशन को समझना। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब हमने ये सरफेस लिया है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। इसको दूसरा कलर से बता देते हैं। तो ये हो गया बच्चा, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया इस सरफेस का। किस सरफेस का, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। फील्ड बेटा किधर है, इधर है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री। वही अगर ये सरफेस, वही अगर हम इस सरफेस को कुछ इस तरह से रख दें, अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये क्या हो गया इधर, ये हो गई तुम्हारी फील्ड E, और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अगर हमारे पास एक बुक है, ठीक है, तो इस पोजीशन में ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये फील्ड लाइंस है, ये देख रहे हो, ये फील्ड है इधर। ठीक है, इस पोजीशन में ज्यादा फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी या इस पोजीशन में, आपका जवाब क्या होगा कि इस पोजीशन में ज्यादा क्रॉस करेंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइन, क्योंकि हमारे पास एरिया ज्यादा है। इस स्थिति में एरिया हमारे पास कैसा है, कम है। कुछ बात समझ में आ रही है। तो जितना जैसा ओरिएंटेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि फील्ड लाइंस, उसका फ्लक्स क्या होगा, कि फील्ड लाइंस कैसे गुजरेंगे और फ्लक्स कितना होगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया, क्रॉसिंग यूनिट एरिया, यूनिट कह नहीं सकते हो, एरिया भी बोल सकते हो इसको, कि किसी एरिया को क्रॉस करने वाली जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ए। देख रहे हैं डॉट आ गया है, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। और यहां पे ये दो वेक्टर हैं, फील्ड भी क्या है? वेक्टर है, और एरिया वेक्टर तो वेक्टर है ही, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा जो है, ये थीटा कौन सा है? ये थीटा है ये वाला, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर हुआ कुछ? अब देखो इसको करते कैसे हैं। ये हमारे पास फील्ड आ गया, अरे फ्लक्स आ गया, ठीक है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। ई यहां पे क्या है? फील्ड है। मैंने बताया अगर चार्ज की मात्रा बढ़ा दोगे तो ई बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा दोगे तो एरिया बढ़ा दोगे तो फील्ड लाइंस जो गुजर रही है वो भी ज्यादा हो जाएंगी, तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तीसरा, आप उसको रखते कैसे हो फील्ड में, सरफेस को, ठीक है, उस सरफेस को लेते कैसे हो फील्ड में, उसका ओरिएंटेशन क्या है, इस पे डिपेंड कर गया, है ना। इसको हम डिफरेंट इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ई डॉट डी ए कॉस, कॉस रहने दो, यहां पे डॉट लगा दे रहा हूं, ई डॉट डी ए। यहां पर जो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए है, ये किसी सरफेस का क्या दिखाएगा? एरिया। अगर सरफेस सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, सरफेस अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, जो भी उसका एरिया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ओरिएंटेशन के बेसिस पे। तो इसको देखते हैं कि जैसे हमारा फील्ड इधर है, समझना है, हमारा फील्ड ये है और हमने जो सरफेस रखा है वो कुछ इस तरह से रखा है, ये सरफेस, ठीक। तो अगर हम फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये है, एरिया वेक्टर देखें तो क्या है? ये है। तो आप देख सकते हो कि फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चा? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये तो बेटा थीटा कितना रखना तुम्हें यहाँ पे इस केस में? 90। तो फाई जो हो गया वो हो गया ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है? 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब इस ऐसी पोजीशन में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0, चाहे भले तुम्हारे पास सरफेस हो, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। दूसरा केस करते हैं कि हमने एक ये फील्ड लिया, ठीक है, इसमें सरफेस को ऐसे रखा, तो इसमें सरफेस को कुछ इस तरह से रखा, ठीक। अब यहां पर हम एरिया वेक्टर का एंगल देखेंगे, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हो गया। और फील्ड भी किधर है? इधर है। तो एंगल जो हो गया इन दोनों के बीच का, इन दोनों वेक्टर के बीच का, वो क्या हो गया? 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? ई ए, जो कि हो गया तुम्हारा फाई मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे हो गया? चार्ज पे। चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी। एरिया पे, जो आप सरफेस लोगे उस सरफेस का एरिया बढ़ा घटा सकते हो, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा, है ना। और ओरिएंटेशन पे, कि आप ओरिएंटेशन क्या लेते हो, उस सरफेस को फील्ड के साथ किस एंगल पर आप रखते हैं, और एरिया वेक्टर का फील्ड के साथ एंगल क्या होगा।